आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में। स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। स्वागत है आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 3 के अंदर। आई होप जो पहले 2 लेक्चर हमने कवर किए हैं और उसमें जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। जस्ट इन केस समझ में नहीं आए हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, हम आपको कोशिश करेंगे दोबारा से समझाने की। एक और बात, इस लेक्चर में आपको आवाज़ मेरी थोड़ी सी बदली बदली लगेगी क्योंकि जस्ट अभी जुकाम से मैं रिकवर करके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप कंप्रोव कर लेना। खैर, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा पहला टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, ये वर्ड जो सूडो है ये आपने पहले भी सुना होगा। कहाँ पे? 11th में, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट दी सूडो फोर्स। सूडो जो नाम है, इस नाम में ही गड़बड़ है। कैसे? पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से, अरे एक सेकेंड, हाँ, पी से ये स्टार्ट हो रहा है और जो बोलने में आ रहा है वो एस से आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये जो सूडो वर्ड है ये ऐसी जगह यूज करते हैं हम जहां पे कोई चीज फॉल्स हो या फिर कोई चीज प्रिटेंडिंग हो, प्रिटेंड कर रही हो लेकिन एक्चुअल में वैसी ना हो। ठीक है, तो हमारी जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, वो प्रिटेंड करती है कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेफर टू एनी केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन दैट इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, जो एक्चुअल में सच में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वो बिहेव करती है एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यानी यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन ही हमने देखनी है कि कब कोई रिएक्शन आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्लियर है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सच में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कब होता है ऐसा? दिस हैपन्स व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ऐसा जब होगा जब कोई भी आपका रिएक्टेंट, कोई सा भी एक लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा? लार्ज अमाउंट की वजह से उसके अंदर जो चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा वो कंपेयरली उसकी कंसंट्रेशन के बराबर ही आएगा। देखेंगे कैसे। जैसे मान लिया हमने ये ले लिया एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस करना है आपने एस्टर का। एस्टर क्या होता है? एस्टर इज RCOO R डैश। R का है क्या है यहाँ पे? R इज दी एल्काइल कार्बन चेन। या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब देखोगे, एल्काइल कार्बन चेन। ठीक है, जैसे एक चेन है CH3, एक चेन है C2H5, इसकी जगह नंबर ऑफ कार्बन आप और भी लगा सकते हो। तो ये एक आपका एस्टर है, इसका करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब हमने वाटर के साथ इसको मिक्स करना है। तो जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एस्टर जिन 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है एल्कोहल, इन दोनों के अंदर वो डिसोसिएट हो जाता है। अब इस रिएक्शन में हम जो वाटर लेते हैं दैट वी टेक इन एक्सेस क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेस का मतलब अगर C2 जो आपका RCOR डैश है यानी एस्टर है वो आपने 10 लिया तो उस केस में वाटर जो आप लेते हो वो लगभग 1000 के आसपास। मैंने बोल दिया जनरल सा एक कि हम एक्सेस में लेंगे, इतना ज्यादा लेंगे कि वो आपके दूसरे रिएक्टेंट से के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ये तो कितना हो जाएगा 0, लेकिन ये कितना रहेगा 990। तो देखो 1000 और एक 990, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 से 0 होगा, यहाँ पे डिफरेंस है। वैल्यूज दोनों बराबर है लेकिन अगर कंपेयर करें इनिशियल वैल्यू के साथ तो वहां पे डिक्रीमेंट इन द कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, इस वजह से जो रेट हम लिखेंगे उसमें एक्सेस वाले रिएक्टेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहां मैं लिख देता हूं, हमने H2O को लिया एक्सेस क्वांटिटी में।
ठीक है। अब जो रेट होना चाहिए था वो रेट क्या होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है CH3COO C2H5 इसकी पावर 1 क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा इस एक्सेस को यहां से हमें इरेज करना होगा। ठीक है, इसकी पावर 1 और दूसरा है H2O। ठीक, अब यहां कंसंट्रेशन या यहां लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दोबारा कंसंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन सेम। ठीक है, इसका मतलब वो एक्ट करेगी एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर K भी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ H2O भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। तो अब जो आपका रेट है वो लिखा जाएगा रेट इज इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। ठीक है, तो जो ओरिजिनली बात करें, ओरिजिनली हमारी ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए थी, सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसी है, दिस इज, या कैसे बिहेव करती है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कब होंगी ये, जब कोई भी आपका एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस के अंदर दिया गया हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे। ठीक है, और यही बात नीचे लिख रखी है। चलो इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, ये जो चीज हमने पढ़ी इसको शिफ्ट कर देते हैं यहां पर। रेट हमने ऐसे लिख दिया और यहां पे जो K डैश है, K डैश इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ किस किस की, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और यहां ऊपर क्या था ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पेपर में सवाल यही आता है, व्हाट आर दी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है और एक डेफिनेशन। एक और एग्जांपल है दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, केन शुगर इज C12H22O11, H22O11। इसका इन्वर्जन करना है, यानी इसको वापिस से जो जिनसे मिलकर बना है उसके अंदर कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, वही हाइड्रोलिसिस करके। ठीक है, तो चीनी को पानी में डाल दिया, केन शुगर यानी शुगर, शुगर को पानी में डाल दिया तो वो अपने बेस कंपोनेंट जो कि होते हैं C6H12O6 और दूसरा भी होता है C6H12O6। देखो इनके फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर और नाम अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। एक हमारा होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, अब एक्चुअल जो आपका रेट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और H2O, लेकिन H2O हम लेते हैं एक्सेस के अंदर। तो आपका जो जो बिहेवियर होगा रेट का वो कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू K डैश C12H22O11। ठीक है, वेहर, अच्छा यहाँ पे नीचे जगह ही दे रखी है तो इसको यहां से साफ करेंगे। अरे रे, इसको यहां से उठाएंगे और यहां पर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि H2 आपके एक्सेस में है इसलिए हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, वेहर K डैश इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है ना, बस हो गया। ये वैसे कैसी होनी चाहिए थी, दिस शुड बी ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहां से पता चल रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट H2 इज इन एक्सेस तो रिमेन कांस्टेंट, इसलिए अब ये कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं, इसको प्रॉपर बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो कैसे आता है, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जांपल, या फिर अंडर व्हाट कंडीशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखो ये बायोमोलिकुलर है ना, एक मोलेक्यूल ये है, एक मोलेक्यूल ये है, ऊपर भी एक मोलेक्यूल आपका ये है, एक मोलेक्यूल ये है, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बिहेव काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात कर रहा है। तो इसमें जो रीजन आएगा वो रीजन ये आएगा, ये वाला। दिस हैपेंस व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ठीक है,
और क्वेश्चन देखो 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी, 19 में भी, 18 में भी, यानी अब 27 में ये आने वाला ये वाला क्वेश्चन, तो इसको स्टार मार्क आप कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग सेटअप में आता है ना पेपर, इस वजह से हर साल वो किसी न किसी सेट में आ ही जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पूरे चैप्टर में से अगर बात करूं तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है। ये जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ना है और फर्स्ट ऑर्डर, दो ऑर्डर के लिए हमने पढ़ना है। जीरो वाला भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप फर्स्ट ऑर्डर पे जाओगे तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात है कि इंटीग्रेशन आया कहां से। इंटीग्रेशन किसका उल्टा होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बताओ इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन वर्ड हमने कहां सुना? जब हमने चैप्टर की स्टार्ट करा था चैप्टर, तो वहां पढ़ा था रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब यहां ये जो डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी किसका सिंबल है? दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अब उसी डिफरेंशिएशन को आपने क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने से एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को बोला गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, वो कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो जानकारी लेते हैं व्हाट आर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि पावर ही क्या है आपकी? पावर ही तो ऑर्डर है, और जीरो ऑर्डर इसका मतलब पावर कितनी? जीरो। ठीक है, तो इसके लिए रेट कैसे लिखोगे आप? अगर जीरो ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू सिंपली के, या फिर आप लिखोगे के इंटू ए टू द पावर जीरो। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर के जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एमसीक्यू में डायरेक्ट ये एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, अच्छा जीरो ऑर्डर वो होगी जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, वो दूसरी किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां पे लाइट का यूज होगा, लाइट यानी सनलाइट। ठीक है, जहां पे सनलाइट का यूज होगा ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसका एक एग्जांपल दिया है H2 प्लस Cl2 गिव्स दिस। एक आप ले सकते हो Ag प्लस Cl, दैट इज Ag प्लस Cl2, ये भी एक रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप सनलाइट को हटा दो, सनलाइट ना लो, तो ये रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। ठीक है, जब तक आप यहां सनलाइट नहीं ले लेते तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब H2 कितना भी ले लो, Cl2 कितना भी ले लो, ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, यानी आपका जो रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, और सनलाइट कोई रिएक्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही बात लिख रखी है। Here, rate of photochemical reaction depends on the intensity of light, not on the concentration of reactant. इसलिए ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? दिस इज जीरो ऑर्डर टाइप रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, यानी यहां भी एक्सटर्नल कंडीशन दे दी ना, मेटल सरफेस दे दिया। मेटल सरफेस का मतलब है जो आप बॉक्स, जिस बॉक्स में आप गैस को बंद करोगे, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन वही आपने किसका लेना है? मेटल का लेना है। तो एक एग्जांपल है जैसे HI गैस है, इसमें आप गोल्ड का बॉक्स लोगे, उसके अंदर जब HI को भरोगे तो H2 अलग हो जाएगा और I2 अलग हो जाएगा। ठीक है, NH3 से हमें N2 और H2 बनाना है, तो NH3 के को मोलिब्डेनम के बॉक्स में बंद करके रिएक्शन कराओगे N2 और H2। यहां भी जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आप कौन सी मेटल ले रहे हो। अगर आपने मेटल की बजाय प्लास्टिक में बंद कर दिया या फिर ग्लास में बंद कर दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी यहां कुछ लिखा आ जाए यहां पे, ऐसी रिएक्शन किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आएंगी। ठीक है, अब बात है कि हम इंटीग्रेट किसको करेंगे। तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज फर्स्ट है कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ये किसके लिए है? मान लिया रिएक्शन हमारे पास
ए गिव्स बी। ठीक है, तो उसके लिए मैं रेट लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। सेकेंड, रेट ला से भी मैं रेट लिख सकता हूं, कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन कौन है, ए की पावर कितनी लेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी पावर लेंगे जीरो। अब ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों क्या है, रेट ही तो है, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, कैसे इक्वेट करूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, ए की पावर जीरो को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो क्या करो, dt को उस साइड ले जाओ, या इसको ना थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़े अक्षर लिख दिए, जगह नहीं बची, इसको थोड़ा सा कर देते हैं रीसाइज। ठीक है, और थोड़ा सा और अरेंजमेंट करते हैं, इसको उठा के यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, उससे हम ये बात लिख रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे आप dt को उस साइड ले जाओ, dA दैट इज इक्वल टू के dt। ठीक है, अब हमारे पास ये एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करते हो तो आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो। तो मान लिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है जस्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए नोट, उस टाइम जो कंसंट्रेशन है उसको नाम दे दिया ए नोट। तो नोट अगर कहीं लग जाए, नोट का मतलब होता है टाइम जीरो, टाइम जीरो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, वेयर ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। एट टाइम टी, किसी भी टाइम, मान लिया दूसरा रैंडम टाइम ले लिया, उस टाइम जो कंसंट्रेशन है उसको आप बिना नोट के रिप्रेजेंट करोगे। तो जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन थी ए नोट, और जब टाइम ए था तो सॉरी टाइम टी था तो कंसंट्रेशन है ए। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आई है इसको करते हैं इंटीग्रेट बाय पुटिंग लिमिट्स। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहां से कहां, dA माइनस का साइन है दैट इज इक्वल टू के dt, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लिमिट पुट करो, dA की लिमिट क्या आएंगी, ए नोट से लेकर a तक, और टाइम की लिमिट 0 से लेकर t तक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल आपको आने चाहिए, क्या, कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो dx का तो वो आता है डायरेक्ट आपका x, ऐसा बोलते हैं कि इससे ये d कट जाता है, मतलब समझने के लिए, तो आपका आ जाएगा x। तो यहां भी तो कंडीशन यही है, इंटीग्रेट है dA का, तो इससे ये कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली a, ये आ गया। अब यहां पे लिमिट कहां से कहां, ए नोट से a तक, और एक माइनस का साइन भी है, तो उसको अंदर रखो बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो बाहर रख लेते हैं। अरे यहाँ पे माइनस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर लेते हो। अब यहाँ क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, फिर से इससे ये कैंसल, तो क्या आ गया आपका k इंटू टी, लेकिन यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 0 से t तक। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, लिमिट खत्म करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहां पे आ जाएगा a माइनस ए नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू के इंटू अपर लिमिट है t माइनस 0 लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है, चलो, माइनस साइन को आप उस साइड फेंक दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस ए नोट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के टी, माइनस को आपने इस साइड फेंक दिया ना, अब ए नोट को भी उस साइड फेंको, तो आपको आ जाएगा a इज इक्वल टू
ए नोट माइनस के टी, क्योंकि जो ए नोट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव था, उस साइड जाके आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसी इक्वेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें। तो आपको ये ड्राइव करनी भी आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी है। जस्ट क्या करो, दो तरीके का रेट लिखो फ्रॉम, सबसे पहले आपका रेट की डेफिनेशन से और दूसरा रेट लॉ से, दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट करने के बाद आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मिल जाएगी। उस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिमिट पुट करके इंटीग्रेट कर दो। लिमिट पुट की और हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, बेसिक सा इंटीग्रेशन है। सिंपली इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया, लिमिट पुट कर दी। लिमिट का भी हम ध्यान रखेंगे, जब टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे और जब टाइम टी होगा तो हम फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए, इसके साथ हम लिखते हैं ए इज द फाइनल कंसंट्रेशन। ए नोट क्या है, ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट, और जो टी है दैट इज आपका फाइनल टाइम। ठीक है, आपका टाइम कितना आपने लिया हुआ है टोटल, ठीक है, दैट इज टी। अब ऊपर हमारा एक ग्राफ यहां रह गया था, ये ग्राफ देख, इस टॉपिक से ग्राफ से भी सवाल आते हैं, तो ग्राफ भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले रखा है रेट और एक्स एक्सिस पे ले रखा है कंसंट्रेशन, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब अगर जीरो रिएक्शन है तो जो रेट है वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, यानी कंसंट्रेशन कितनी भी आप बढ़ाते जाओ रेट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर रेट इतना है तो थोड़ी देर बाद भी इतना होगा, थोड़ी देर बाद भी इतना, थोड़ी देर बाद भी इतना। रेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन rate and concentration, where we can see that a rate does not depend on the concentration of reactant। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आप ध्यान रखोगे, A इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी। ठीक है, और अगर ये 3 नंबर का सवाल आता ही ये 3 नंबर का सवाल, तो आप ये पूरा प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा इसको वो कर दिया, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, जब मैं फाइनल पीडीएफ आपको दूंगा, आप डाउनलोड करोगे तो उसमें प्रॉपर ही लिखा होगा, चिंता नहीं करनी आपने। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कंपेयरिंग इट विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पे y क्या है, वैल्यू ऑन y एक्सिस, m क्या है, m इज द स्लोप, x क्या है, वैल्यू ऑन x एक्सिस, और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसमें x और y है। अब यहां पर x और y की अलग अलग वैल्यू रख के जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ है, यहाँ y एक्सिस मैंने ले ली, यहाँ x एक्सिस, पॉइंट लेता हूं मैं 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप x की वैल्यू रखते हो 0, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 2 गुणा 0 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब चलो 4 की बजाय ना 1 ले लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ग्राफ में आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ खास चेंज नहीं होगा, बस ग्राफ बन जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा 1 प्लस 1 यानी 3। जब आप x 2 लिया तो y कितना आया, y इज इक्वल टू 2 गुणा 2 प्लस 1 यानी 5। ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे आएगा, जब x लिया 0, तो उस केस में y की वैल्यू आई 1, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0 1, तो ये कौन सा हो गया 0 1, ये कौन सा हो गया 1 3, ये पॉइंट कौन सा हो गया 2 5।
ठीक है, तीनों पॉइंट बनाओ। तो ये हो गया। अगला पॉइंट है 1 3, 1 और 3 का पॉइंट आएगा आपका ये। अगला पॉइंट कौन सा होगा, 2 और 5 का, 2 और 5 का पॉइंट आएगा ये। जब आप इन सारे पॉइंट को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें। तो अगर ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y की पावर एक एक है, तो वो जो इक्वेशन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। और जनरली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y बताता है y एक्सिस की वैल्यू, x बताता है x एक्सिस की वैल्यू। और जो ये c था, जैसे इस इक्वेशन में आपके लिए c क्या था, एक था। तो आप देखोगे जो ग्राफ है y एक्सिस में कहां से स्टार्ट कर रहा है, इस एक से स्टार्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी कहां पे वो कट कर रहा है, किसको, y एक्सिस को। तो c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है। अब हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन आई a इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। अब पहली बात तो मेरे को बताओ, इस पूरी इक्वेशन में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो वेरी करेंगे। जैसे ए है, ए की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगी या नहीं, ए इज द फाइनल कंसंट्रेशन। और फाइनल कंसंट्रेशन अगर आप टाइम लिया आपने 5 सेकंड तो बदलेगी, टाइम लिया 10 सेकंड तो बदल जाएगी, यानी दिस इज वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं ए नोट की बात करूं, ए नोट मींस किसी भी रिएक्शन में आप स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे। अब जैसे आप खाना खाने बैठे, आपने 4 रोटी ली, ठीक है। अब टाइम के साथ आप रोटी खाती जाओगे, मतलब मैंने बोला कि 1 मिनट बाद आपके पास कितनी रोटियां बची, तो आप बोलोगे मेरे पास 3 रोटी बची। मैंने पूछा 3 मिनट के बाद कितनी रोटियां बची, तो आप बोलोगे 2 रोटियां। तो जो रोटियां बची हुई है दैट इज ए। ठीक है, और टाइम जो है वो भी वेरी कर रहा है, तो हम यहां से बोल देंगे कि जो टाइम है दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। अब अगर मैं आपसे 1 मिनट बाद सवाल पूछूं कि बताओ कितनी रोटियां लेके चले थे, तो आपका आंसर होगा 4। अगर मैं 3 मिनट बाद आपसे सवाल पूछूं कि कितनी रोटियां लेके चले थे, तो आपका आंसर होगा 4। अगर मैं 50 मिनट बाद आपसे सवाल पूछूं कि कितनी रोटियां लेके चले थे, मींस इनिशियल कितनी रोटियां ली थी आपने, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 4। यानी ये जो वैल्यू है दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ये वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी, तो दिस इज कांस्टेंट। के की हमने बात की थी, के भी कैसा है आपका, के भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ऊपर जो आपने इक्वेशन देखी, ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें भी 2 ही वेरिएबल है, एक तो है y एक्सिस, एक है x यानी x एक्सिस। ये जो c है, यानी जहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हो y एक्सिस पे, वो आपका कांस्टेंट है, और m जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूं तो क्या क्या मेरे को दिखने को मिल रहा है, जो 2 वेरिएबल है यानी a और t, ये हो जाएंगी आपकी एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस, अकेली पड़ी हुई है तो y एक्सिस, और किसी के साथ मल्टीपल है तो दैट इज x एक्सिस। ठीक है, जो बिल्कुल अकेला कांस्टेंट है दैट इज योर इंटरसेप्ट। ठीक है, दिस इज इंटरसेप्ट यानी c आपका, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है दैट इज योर आपका स्लोप। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि जो आपका a है इसको आप रखोगे y एक्सिस पे। ठीक है, जो आपका टाइम है उसको आप रखोगे x एक्सिस पे, जो आपका a नोट है दैट इज द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट भी कहां, y एक्सिस पे, और जो आपका k है। अब एक चीज और यहां से सीखने की है कि यहां प्लस है यहां माइनस है, सॉरी यहां m के आगे, m के आगे हमेशा प्लस होना चाहिए, यानी m को जब भी कंसिडर करोगे तो साइन के साथ, तो k के साथ ये माइनस भी कंसिडर करोगे, तो k नहीं, मैं यहां पे लूंगा माइनस k। तो माइनस k क्या है आपका, स्लोप। स्लोप 2 तरीके का हो सकता है, या मेनली 3 तरीके का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव है तो आपकी लाइन ऐसे राइज करेगी, नेगेटिव है तो आपकी लाइन ऐसे डिक्रीज करेगी, जीरो है तो आपकी लाइन ऐसे होगी। तो पॉजिटिव में लाइन राइज करेगी,
नेगेटिव में लाइन आपकी फॉल करेगी और कांस्टेंट में ऐसी रहेगी, ठीक है। अब स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन क्या करेगी, फॉल, ठीक है। तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ है आपका। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, वाई एक्सिस पे लिया है कंसंट्रेशन, तो वाई एक्सिस पे हमने ले ली कंसंट्रेशन। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, टाइम ले लिया। ग्राफ स्टार्ट कहां से कर रहे हो, ए नोट से, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नोट, यहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हो। और स्लोप कैसा है, डिक्रीज करता हुआ, तो डिक्रीज करता हुआ आपका स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के, ठीक है। अब यहां इसका मतलब क्या है कि अगर आप नेगेटिव ऑफ स्लोप ले लो, किसका स्लोप, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो वो किसको देता है आपको, रेट कांस्टेंट को। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू या फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपको स्लोप दे देगा और के पूछ लेगा, या आपको कहीं से के निकालना होगा, स्लोप दे रखा होगा, तो क्या करना है, स्लोप का नेगेटिव कर देना है, स्लोप का नेगेटिव, ठीक है। आई थिंक ये ग्राफ का थोड़ा सा फंडा आपको समझ में आया हो, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल से भी हमने थोड़ा सा इसको समझ लिया था। नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ का मतलब आधी, हाफ मीन्स तो सिंपली 1/2, लाइफ का मतलब जिंदगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया आप 4 रोटी लेके चले, ठीक है, अब जितने टाइम में आप आधी रोटी खत्म कर दोगे, जितना टाइम आप आधी रोटी खत्म करने में लोगे, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई तो टाइम ऐसा होगा जब आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, उसी टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब हाफ लाइफ का हमने डेरिवेशन करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हाफ लाइफ आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। हाफ लाइफ की आप डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने बताई, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम इन विच, ऐसा टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, जब आपकी कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाए, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। अब जीरो ऑर्डर के लिए आप निकाल रहे हो तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाफ लाइफ पे क्या होगा, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी, ठीक है। इसी को वर्ड में लिखेंगे तो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ, ठीक है, समझ गए। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप T1/2 से, ठीक है। टी हाफ से इसको टाइम तो हो गया, हाफ लाइफ से सवाल भी पूछ सकता है कोई, हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ की यूनिट क्या होगी, हाफ लाइफ मींस टाइम, ठीक है। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हाफ लाइफ को आप टी हाफ से रिप्रेजेंट करोगे या T50% से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। बाय पुटिंग दी वैल्यूज इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वी गेट दी हाफ लाइफ। कैसे मिलेगी, देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर क्या आया था, लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, कितनी है वो, क्या निकाली थी आपने, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, दिस इज आवर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब एट हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ आप निकाल रहे हो तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो चेंज करना पड़ेगा कि आपको A को रख देना होगा A0/2, तो रख दो, A की जगह क्या रखा, A0/2, दैट इज इक्वल टू A0 ऐसे कैसा माइनस के, T की जगह T हाफ रख दोगे, ठीक है, ताकि आपकी पहचान हो सके। अब हमें T हाफ निकालना है तो T हाफ को इस साइड ले जाओ, A0/2 को उस साइड ले जाओ, तो यह आ जाएगा K T1/2 दैट इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2। जब आप इसको सोल्व करोगे, A0 क्या है पूरी वैल्यू, A0 क्या है हाफ वैल्यू, तो पूरी में से आधी घटाओगे तो आपको आधा आंसर ही मिल जाएगा, तो A0/2। अब K को भी उस साइड ले जाओ क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए,
हमें तो चाहिए टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपको याद करना होगा। फॉर्मूले जितने भी आपके बन रहे हैं वो सभी फॉर्मूले आप ओरली याद रखोगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे। एक तो फॉर्मूला कौन सा आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन का। दूसरा फॉर्मूला आपका आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये वाला, ठीक है। एक फॉर्मूला आ गया हाफ लाइफ का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब देखो यहां भी अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, सबसे पहले तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा अगर चेंज करें, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी अलग अलग रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लेके चलोगे। देखो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू ए नोट हो जाएगा एक्स एक्सिस, और जो 1/2 है 1/2 के गुणा में ए नोट है। एक सेकेंड, खैर इसको भी छोड़ दो, ग्राफ को थोड़ी देर बाद हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बस ध्यान रखो कि टी हाफ हमने निकाल लिया। ऐसे ही आपका हो सकता है फुल लाइफ, फुल लाइफ यानी टी 100%, वो 50% था, ये 100% है। डेफिनेशन उसी के जैसी हो जाएगी कि द फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम जीरो। यानी आप सारी की सारी रोटियां खा चुके हो, आपके पास 0 रोटी बची हुई है, तो वो हो जाएगी आपकी क्या बोलते हैं फुल लाइफ, ठीक है। फुल लाइफ होगी तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर से हम रखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन आई थी ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। अब एट फुल लाइफ, एट फुल लाइफ ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, और टी की जगह क्या 100%, ठीक है। अब के टी 100% को आप इस साइड लेके आए, दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा ए नोट। अब टी 100% दैट इज इक्वल टू के को आप इस साइड ले गए, तो ये क्या आ गया ए नोट बाय के, ठीक है। तो दिस इज द फुल लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, एमसीक्यू पूछता है वो, और साथ ही साथ आपको एक्सप्रेशन भी आना चाहिए कि कैसे हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इट विद हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था, टी 50% दैट इज इक्वल टू क्या आया था ए नोट बाय 2k, या थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो 1/2 अलग निकालो और ए नोट बाय के को यहां ले आओ। अब ए नोट बाय के जस्ट आपने अभी निकाला है वो है फुल लाइफ, इस 2 को इस साइड ले आओगे तो टी 100% इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। यानी अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रोटी खा रहे हो, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रोटी खा रहे हो, तो जितना टाइम आपको हाफ रोटी खाने में लगेगा, हाफ का मतलब जितनी लेके चले थे, जैसे 4 लेके चले थे तो 2 रोटी खाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको अगली 2 रोटी खाने में लगेगा, ठीक है। ये बात है जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर में उल्टा होता है, मतलब उल्टा नहीं, इससे अलग होगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर का कंसेप्ट समझेंगे कि जितना कंसंट्रेशन चेंज में टाइम लगता है, अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो उतने टाइम में उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी कम हो। यानी अगर रिएक्शन 50% हो रही है 5 मिनट में, तो वही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 10 मिनट, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, कुछ नोट पॉइंट है, और बड़े काम के नोट पॉइंट है ये वाले। यहां पे हम रिलेशन लिखते हैं T% और A% में, ठीक है। देखो जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एट स्टार्टिंग जो आपका रिएक्टेंट है वो तो आपका 100% रहता है, जितना आप लेके चले हो उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपका टाइम है वो कितना होता है 0%, ठीक है। और जब आप फिनिश करोगे, कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट, तो जो रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा, कंप्लीट का मतलब सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया, यानी वो कितना हो जाएगा 0%। और उस टाइम पे
टाइम हो जाएगा 100%। यानी रिएक्टेंट की परसेंटेज और टाइम की परसेंटेज में रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यानी जब टाइम 0 था तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%, और जब टाइम 100% था ए की वैल्यू हो जाएगी 0%। और अगर बीच का निकालते हो, अगर टी आपने x% लिया, टी x% लिया तो ए कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। जैसे टी आपने 10% लिया तो ए कितना बचा हुआ है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि कितना कंज्यूम हो गया, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। इस चैप्टर में जब भी आप रिएक्टेंट की बात करोगे तो कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है इसकी हमेशा बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन था, ये आपका आने वाले टॉपिक में बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, दोबारा से समराइज करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, जब आप इंटीग्रेट करके एक इक्वेशन निकालते हो, दैट इज द इंटीग्रेट रेट इक्वेशन। हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी, जहां पे आपका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, या फिर रेट वाला एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो, 0 हो। एग्जाम्पल थे फोटोकेमिकल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। उसके बाद कैसे इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले आप रेट लिखोगे दो अलग अलग तरीकों से, दोनों को इक्वेट करोगे, उसके बाद डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आएगी। अब इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करने से आपको एक इंटीग्रेट रेट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करोगे। ठीक है, फिर हमने निकाला हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जब आपकी कंसंट्रेशन हाफ बच जाए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फुल, अच्छा हाफ लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं, कि फाइनल कंसंट्रेशन को आप इनिशियल की हाफ कंसंट्रेशन रख दोगे और टी की जगह टी हाफ या फिर टी 50% लिख दोगे। फॉर्मूला है आपका A0/2K। ठीक है, वही फुल लाइफ क्या था, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी जो आपकी कंसंट्रेशन है वो बचे ही ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही बात इक्वेशन में रखी और हमारा आंसर आ गया A0/K। ठीक है, जब इसको कंपेयर करा हमने हाफ लाइफ के साथ, तो पता चला कि जितना टाइम हाफ होने में लगता है उसका डबल टाइम कंप्लीट होने में लग जाए। ठीक है, ये बात है सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर की, याद रखना। ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ हमारे रह गए थे। ये जो ग्राफ एक्चुअल में बनाया गया है, दिस ग्राफ इज बिटवीन T 100% एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इनिशियली कितना लेके चलते हो, तो इनिश को आप लिख ही देते हैं, दिस इज कंसंट्रेशन भी कौन सी, इनिशियल। यानी आप 10 अलग अलग रिएक्शन को, मतलब एक ही रिएक्शन को 10 अलग अलग तरीके से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हो विद y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, इसमें पहली बात तो वेरिएबल कौन कौन है, इसमें वेरिएबल आपने लिया है T 100% और कंसंट्रेशन, तो K जो है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, उसी को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप कितना आया, 1/K। C की कोई वैल्यू है नहीं, यानी C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C की वैल्यू है 0। यानी रिएक्शन, ये जो ग्राफ आपका इस ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। ऊपर वाले में भी सेम है, बस यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो 1/2K हो जाएगा। ये जो ग्राफ आपका है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने वैसे बना दिया। ठीक है, जब आपको मैं नोट्स दूंगा तो वहां पे सारी चीजें प्रॉपर लिख के दूंगा। ठीक है, अब करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट कांस्टेंट आपको दे दिया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैंने बोला था ना, फ्रॉम कहीं आ जाए तो फ्रॉम रिप्रेजेंट इनिशियल, और टू आ जाए तो टू रिप्रेजेंट फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, रेट कांस्टेंट दे दिया, और हाउ लॉन्ग यानी आपसे
टाइम के बारे में पूछ लिया। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे, व्हाट आर द गिवंस एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये 3 चीजें तो हमेशा लिखनी है। सबसे पहले लिखो हमें गिवन क्या है। गिवन सबसे पहली चीज है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू हमें दे रखी है 0.0030 और यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो इसी सवाल में वो यहां से जीरो ऑर्डर हटा सकता था। ठीक है, तब हमें कैसे पता चलता कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है, वो हम पता करते इस यूनिट से। जो भी रेट कांस्टेंट की यूनिट है उसी से अंदाजा लगेगा कि वो जो रिएक्शन है, वो क्वेश्चन है, वो किस ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, रेट कांस्टेंट दे दिया। दूसरा दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। इनिशियल कंसंट्रेशन को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो, ए नोट से। ठीक है, ए नोट दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगी 0.10 एम। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, जिसको आप नॉर्मली क्या लिखते हो, ए, दैट इज इक्वल टू, वो कितना है 0.075 एम। पता क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड तो हमें टाइम पता करना है। ठीक है, अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लिखोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सारी चीज लिखनी है आपको, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताओ क्या होती है वो होती है ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.075, दैट इज इक्वल टू ए नोट की जगह है 0.10 माइनस के की जगह 0. कितना दे रखा है 003 इंटू टी। ठीक है, आप टी वाली चीज को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो टी का जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू, पहले तो 0.1 में से 0.075 को आप घटाओगे और फिर इस सब को डिवाइड कर दोगे 0.03 के साथ। तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर मान लिया आपके पास कितना था 100 था, 100 में से 75 गए तो कितना बच गया 0.025 डिवाइडेड बाय, यानी नीचे कितना है 0.003 यानी 25/3, और इसको सोल्व करोगे 3 8 24 बच गया 1, 3 तिया 9, 8.33 सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सवाल था आपका, ये था PYQ CBSE 2025 का। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आप लिख के इस सवाल को सोल्व करोगे। नेक्स्ट सवाल, रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। रेट कांस्टेंट आपको दे दिया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज इतना। आफ्टर मतलब बाद की, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन है, टाइम है तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन बतानी है। सवाल वही है, फॉर्मूला वैसे ही लगेगा। तो चलो करते हैं, पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन क्या है, गिवन में पहली चीज है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के से जिसको रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज 2 × 10⁻⁻², और यूनिट ध्यान से देखोगे तो क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है टाइम। टाइम क्या है 25 सेकेंड। और थर्ड आपको दे रखा है फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन यानी ए, दैट इज इक्वल टू कितना है वो 0.5 एम। एम यानी मोल पर लीटर। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता करनी है, तो फाइंड क्या लिखेंगे, फाइंड हमें करना है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नोट। ठीक है, इसको आपने पता करना है।
कौन से फॉर्मूले से लगाएंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो रिएक्शन प्रॉपर आप लिखोगे, और वो थी आपकी A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, तो बस ए नोट निकालना है। ए नोट इज इक्वल टू के टी को इस साइड लेके आओगे तो आप ए प्लस के टी। सोल्व करो, ए कितना है? ए है आपका 0.5 प्लस के की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा में 25। ठीक है, सोल्व करेंगे 0.5 प्लस 25 दूनी 50 गुणा 10 की पावर माइनस 2, सोल्व करोगे 0.5 ही आएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1.0 m। 1.0 m यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो देखो आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, और अगर मान लो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप साइंटिफिक नोटेशन का मेरे द्वारा बनाया गया लेक्चर है उसको देखो, उसको देखने के बाद कैलकुलेशन के मोस्टली जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। थर्ड सवाल है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे दिया, ए यानी फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया, टाइम दे दिया, तो हाफ लाइफ और कंप्लीशन टाइम यानी दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन में सबसे पहली चीज है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए नोट जिसको बोलते हैं, और वो कितनी दे रखी है आपकी 0.1 m। ठीक है, उसके बाद दे रखी है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए जिसको आप बोलते हो ए, एंड दैट इज इक्वल टू 0.08 m। थर्ड चीज आपको दे रखा है टाइम, और टाइम आपका है 10 मिनट। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड वी हैव टू फाइंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ यानी T1/2। T1/2 का फॉर्मूला क्या था? दैट इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। ठीक है, अब यहाँ पे k की कोई दे नहीं रखा कि k के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, वो हम कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम दी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर दैट सेज a इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो यहाँ से आप k निकालोगे, k इज इक्वल टू या फिर के टी इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए। ठीक है, और सारी वैल्यू रखने के बाद k आपका किसके बराबर आ जाएगा? ए नोट प्लस ए बाय टी के। तो ए नोट की वैल्यू क्या है? ए नोट इज 0.1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.18 बाय 10 यानी 0.018। ठीक है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, अरे ये प्लस नहीं माइनस आएगा, आई एम सॉरी, प्लस नहीं यहाँ माइनस आएगा, तो ये सारा आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस, और एक में से 8 गया तो 0.02 बाय 10 यानी ये आ गया आपका 0.002। ठीक है, बस पुट करो, दैट इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 बाय में 2 गुणा में के की वैल्यू 0.02। ठीक है, तो 0.1 बाय में 0.004, 0.002, 0.004, ऊपर आपका हो जाएगा 100 बाय में 4 यानी 25, और यूनिट क्या आएगी? मिनट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 ऑप्शन भी देख लो, 25 मिनट वाला कौन सा है? सी। और फुल लाइफ बोलेगा यहीं पे, अगर हम फुल लाइफ निकालेंगे, फुल लाइफ इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ लाइफ T1/2। ये 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखना, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये वाली चीज, तो 2 गुणा में 25 दैट इज इक्वल टू 50 मिनट। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी में देखो, एक आंसर है 25 और दूसरा है आपका 50, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में आपके
क्या दे रखा है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक 100 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। तो हमें बताना है दूसरा टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। ठीक है, जब भी इस तरीके के सवाल आए, और बहुत ज्यादा सवाल आएंगे इस टॉपिक इस तरीके के, जहां पे दो अलग अलग टाइम का जिक्र करेगा, दो अलग अलग कंडीशन का जिक्र करेगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन से एक इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से एक इक्वेशन, और फिर उन दोनों को हम मैथ का ऑपरेशन लगा के सोल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको माइनस करना होगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन जब भी दो तरीके के टाइम आपको दे दिए जाएंगे तो उस केस में आप सबसे पहले दो इक्वेशन बनाओगे, दो अलग अलग कंडीशन से। जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है आपका T50%, T50% इज इक्वल टू 100 मिनट। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T75%। ठीक है, ये हमें पता करना है। देखो वैसे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 150। नॉर्मली बात करें कि कोई रिएक्शन अगर आधी जो है वो 100 मिनट में हो रही है, तो 75% यानी उसका 3/2 गुणा कितने देर में होगी, 150 मिनट में। लेकिन इसी सवाल को हमने तो सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे फॉर T50%। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी ए, अब अगर T50% है तो ये कितना होगा, ये भी 50% होगा, दैट इज इक्वल टू A0 माइनस के T50%। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे फॉर T75%। अगर T75% है तो ये कितना हो जाएगा, A25%। यही सीखने वाली चीज थी जो मैंने ऊपर भी बताई थी। ठीक है, अब यहाँ ये किसके बराबर होगा, A0 तो A0 रहेगा माइनस के T75%। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब इसमें अननोन कितने हैं, अननोन है एक तो आपका T के A0, और A0 से ये रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। के से के मैं कैंसल आउट कर सकता हूं, टी हमने निकालनी है। तो कुल मिला के अगर आप A0 को कुछ न कुछ करके एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप एक काम कर सकते हो, वो ये है कि लेट A0 इज इक्वल टू 100, A0 को मान लो 100, देन A50% कितना हो जाएगा, यानी 100 का 50%, 100/, ठीक है, इससे कैंसल तो 50 आ गया। और जो आपका A75% है वो कितना हो जाएगा, 75 नहीं 25%, वो कितना हो जाएगा, 100 का 25% के नाम का डिवाइडेड बाय 100 यानी 25। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अगर मैं A0 को 100 मान लेता हूं, ठीक है, अब सारी वैल्यू रख के दो इक्वेशन बनाओ। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, या फिर ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 थी और ये 2 थी। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, A50% कितना है आपका 50, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस के T50%, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दूसरा है A25% यानी यहाँ 25, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस के T75%। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा और सोल्व करो। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से मेरे को मिल जाएगा के T50%, दैट इज इक्वल टू, आपने क्या किया है, इसको इस साइड ले गए हो तो इस 50 को इस साइड ले आएंगे तो आपका आंसर बच जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, दूसरा यहां से क्या आएगा, के T75%, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा
75। ठीक है, मान लिया ये इक्वेशन है आपकी, ये जो 3 4 हमने मानी, इन 3 4 को हटा के, और थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं पहले, इसको आप इस साइड ले आए, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 3 है, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब ये जो चीज है, ये मैथ की चीज है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सीख जाओ। अगर आपको पहले से आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो आप सीख लो। ऐसे ये हार्ड टाइप का सवाल है, इस टाइप के आते नहीं पेपर में, लेकिन आ भी सकते हैं। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड किया तो के टी 50% बराबर 50, इसको डिवाइड किया के टी 75% डिवाइडेड बाय 75। के से के कैंसल हो जाएगा, यहाँ 25 से कट जाएंगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, और फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टी 50% डिवाइडेड बाय टी 75%, दैट इज इक्वल टू 2/3। अब क्या करो, निकालना क्या है, टी 75% निकालना है, तो टी 75% इज इक्वल टू, क्या करो, टी 75% को हम उस साइड लेके और 2/3 को इस साइड ले आए, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 3/2 इंटू टी 50%। अब 3/2 ऐसे कैसा, टी 50% 100 दे रखा है, इसको सोल्व करोगे तो आपका 150 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब दोबारा देखो इस सवाल को मैंने कैसे किया। सबसे पहले टी 50% हमारे को दे रखा था, टी 75% निकालना था, तो टी 50% के हिसाब से मैंने एक इक्वेशन बनाई, टी 75% के हिसाब से मैंने एक इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशन में ए नोट और ए परसेंट की वैल्यू को रख दिया। अगर ए नोट को 100 मान लिया तो ए 50% आपका 50 हो जाएगा, ए 25% 25 हो जाएगा। इन वैल्यूज को इक्वेशन में रखा, दो अलग इक्वेशन बनी, उन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करते ही आपको रिलेशन मिल जाएगी दोनों टाइम के अंदर। अब रिलेशन मिलने से क्या होगा, सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका था कि इस इक्वेशन में वैल्यूज रख के, देखो ए नोट की वैल्यू यहां से आपने कैलकुलेट कर ली थी, ये रही ए नोट की, मान ली थी, के की निकाल लेते, टी 50% की दे रखी थी, तो यहां से के की वैल्यू निकालते और इस इक्वेशन में पुट करते, ये आपका दूसरा मेथड हो जाता। अब जो मैं फाइनल सॉल्यूशन आपको दूंगा उसमें दोनों मेथड से सोल्व करके इस सवाल को आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ए जीरोड रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 10 मिनट, तो 80% कंप्लीट कब होगी। अब देखो जीरोड रिएक्शन में डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे, 20% अगर 10 में हो रही है तो 20 चौका 80 कितनी में हो जाएगी, 40 में, ऑप्शन नंबर डी आएगा। लेकिन हम तो सोल्व करेंगे इस सवाल को, कैसे सोल्व करेंगे देखो। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको टी 20% इज इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, और दूसरा निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, टी 80% दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज निकालनी है। अब यहां से इससे इक्वेशन क्या बनेगी, इससे इक्वेशन बनेगी, अगर टी 20% है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 75%, दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी 20%। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, अगर टी 80% है तो ए कितना होगा, ए होगा 20%, दैट इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी 80%। ठीक है, 80%, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, टी 80%। ठीक, अब लेट ए नोट इज इक्वल टू 100, देन ए 75% कितना हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा, और ए 20%, अरे ए 75 नहीं है, ए 80, अरे यार 80 आएगा, सॉरी, क्या क्या लिख रहा हूं मैं अभी। एक्चुअली जब आप थोड़े से बीमार होते हो तो उस केस में दिमाग चलना कम का मतलब थोड़ा कम चलने लगता है।
A80, यहाँ भी A80, तो ये 80 आ जाएगा और A20 आ जाएगा 20। दोनों को इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, 80 बराबर 100 माइनस KT 20%। इसको सोल्व करेंगे तो आपका K 20% दैट इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। यहां से अगर आप सोल्व करोगे इसको, कितना आएगा, 20 बराबर 100 माइनस KT 80%, तो KT 80% विल बी इक्वल टू 80। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपको मिल जाएगा KT 20% डिवाइडेड बाय KT 80% दैट इज इक्वल टू 20/80। K से K कैंसल, 20 से कम 20, 20 चौका 80, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा T 80% दैट इज इक्वल टू 4 इंटू T 20%। ठीक है, बस 4 इंटू T 20% कितना दे रखा है, T 20% दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा आपका 40 कोण T 80%। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मुश्किल से मुश्किल सवाल ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका जेई 2023 का। अब ये देखना कितना आसान सवाल होगा। एक ये रिएक्शन है, दी अबोव रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, हाफ लाइफ है 50, तो हमें बताना है जब ए रिड्यूस हो जाए 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो देखो इस सवाल को सोल्व करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है आपको T 50% दैट इज इक्वल टू 50 मिनट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको T कितने परसेंट। देखो इसने बोल दिया कि रिड्यूस टू 1/4, 1/4, 1/4 अगर परसेंट में बोल लें तो कितना होता है 25%, यानी ए जो है रिड्यूस टू, यानी वहां तक रिड्यूस हो जाए, कहां तक, 25% तक, तो टी कितना निकालना है 75%। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप यहां परसेंट की बजाय जो दे रखा है, यहां पे ए कितना दे रखा है, ए रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, यानी आपको जो दूसरी चीज दे रखी है वो दे रखी है फाइनल कंसेंट्रेशन, यानी ए दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। और हमें पता है ए नोट सॉरी ए का उल्टा क्या होता है टी, यानी ये कितना हो जाएगा 3/4। इतना तो अंदाजा देखो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3/4 बोलो और टी 75% बोलो, वो आपकी मर्जी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, बस वही सेम मेथड लगाएंगे। T 50% से इक्वेशन क्या बनेगी, T 50% से इक्वेशन बनेगी, ये आ जाएगा 50 बराबर 100 माइनस के T 50%। थोड़ा थोड़ा जल्दी में लिख दी मैंने, ऊपर आप सोल्व करोगे तो ऐसे ही आएगी। T 3/4 या T 75% के लिए लिखोगे तो वो क्या आएगा 25 बराबर 100 माइनस के T 75%। कैसे लिखी, अगर T 75% है तो उस केस में A कितना होगा 25%, और A 25% मीन्स 25। ठीक है, दो इक्वेशन है, सोल्व करा, के T 50% दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, इक्वेशन नंबर 1, और के T 75% दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, जो निकालना है उसको ऊपर रख लो, तो 2 को 1 से भी डिवाइड कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। तो चलो अभी तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। के T 50% डिवाइडेड बाय के T 75% दैट इज इक्वल टू 50/75। के से के कैंसल, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यहाँ से रिलेशन आ गया T 75% इज इक्वल टू 3/2 ऑफ T 50%। ठीक है, तो बस निकाल दो, कितना निकालना है, A 75% निकालना है, 3/2 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 75, तो दैट इज इक्वल टू 75।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और आई थिंक लास्ट सवाल है इस लेक्चर का, ज्यादा बड़ा इसको हम नहीं रखेंगे। हाँ, तो सवाल है आपका सीबीएसई 2025 और एचबीएसई 2023 का कंबाइंड। ठीक है, यहां बोल दिया डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। देखो जब भी ऐसे वर्ड आ जाए ना, प्लेटिनम सरफेस या मेटल सरफेस, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होंगी। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, अगर K की वैल्यू दे दिया तो सबसे पहले वही तरीका है, आप लिखोगे गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे को रेट कांस्टेंट यानी K। ठीक है, K कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, एक ही चीज दे रखी है, फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 हमें पता करना है, जो कि होगा प्रोडक्शन है तो पॉजिटिव, रेट है तो D/N2 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, चलो dt। दूसरा हमें पता करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ये हमें पता करना है, ये किसके बराबर होगा d ऑफ H2/dt। ठीक है, अब दे रेट कांस्टेंट रखा है, पूछ लिया रेट, तब कैसे करेंगे, और रेट भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक, तो सबसे पहले इस सवाल में आप रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, रिएक्शन क्यों लिखोगे मैं बताऊंगा। यहां पे रिएक्शन इसने बोला है डीकम्पोजिशन ऑफ NH3, यानी एक साइड होगा NH3 और उसका होगा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब टुकड़ों में टूटना। कौन कौन से टुकड़े टूटेंगे, N2 प्लस H2। अब नॉर्मली रिएक्शन आप नहीं लिखोगे, आप बैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे। बैलेंस करेंगे जब इस रिएक्शन को, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने बैलेंस कर ली। अब आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 पूछ लिया और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 पूछ लिया। ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे यूजिंग द रेट कांस्टेंट। कैसे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो आपका सवाल है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का सवाल नहीं, ये जीरो ऑर्डर का सवाल है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। ठीक है, और K की वैल्यू दे ही रखी है कितनी, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया तो लिख दो आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N2 के फॉर्म में लिखेंगे तो d ऑफ N2/dt, दैट इज इक्वल टू H2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। अब मैं इन दो की फॉर्म में ही लिख रहा हूं क्योंकि काम ही ये दो अणे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो d ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, दोनों बराबर होंगे क्योंकि कोफिशिएंट एक है, लेक्चर 1 में हमने देखा था। और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया, आपको d ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt मिल चुका है। ठीक है, सेकेंड हमने निकालना है H2। तो अब की बार किसका यूज करेंगे, अब की बार H2 का यूज करेंगे। कैसे, d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt वो किसके बराबर, देखो यहां पर ये जो 3 है, ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको आप इस साइड भेज दोगे तो यही चीज किसके बराबर हो जाएगी, 3 गुणा में रेट ऑफ रिएक्शन के।
ठीक है, बस वैल्यू पुट करो। 3 गुणा में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 25 या 75 यानी 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस सवाल में ज्यादा नहीं थी, इस सवाल में बस थोड़ा सा समझना था। समझना क्या था कि कैसे मैं रेट कांस्टेंट का यूज करके रेट निकाल लूंगा। अब ये जो रेट आएगा ये रिएक्शन का रेट आएगा। अब इस रिएक्शन के रेट से कैसे मैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 निकाल लूंगा। तो आपस में सभी के बीच में एक प्रकार से आपको लिंक ढूंढना था कि किससे क्या मेरे को मिल रहा है, और बस कंपेयर करके आंसर निकाल देना था। ठीक है, ये सारे सवाल आपको दे रखे हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो है ये गलत है, यहाँ 7.5 आएगा, ये ठीक कर लेना इसको क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, ये ठीक करना है। ऊपर वाले का 75 हमने निकाल दिया, 5 का हमने डी निकाल दिया था, बाकी सारे तो ठीक ही है, चेक करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं। बस इसमें यही था कि हमें जो ये 3 है 3 को साइड लेके गुणा में करना था, तो ये 7.5 आपका आता। ठीक है, इस लेक्चर में जीरो ऑर्डर को ही सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑर्डर का अलग से सेपरेट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में। जो भी सवाल अगर सबसे पहला आपको चांस दिया जाए कि सवाल किससे आएगा या किस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर